इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। सियासत से लेकर उपचुनाव की तस्वीर तक सब कुछ कसम कसमें है। नरेश मीणा ने अंता उपचुनाव में इतना छेद किया है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो छेद से कौन निकलेगा और कौन फंसा रह जाएगा। मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसा कसमकस न केवल जनता में है, प्रत्याशियों में है, बल्कि राजनीतिक दलों में है। हर लोग अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं ऐसा ही होगा। और इस बीच इस कोलाहल में, राजनीतिक कोलाहल में, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत क्यों रवाना हो गए दिल्ली, इसके पीछे की कहानी क्या है और आज कांग्रेस में भारी एकता नजर आई, वो किस लिए आई और कहां तक कायम रहेगी, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। मगर शुरुआत कर लेते हैं अंता उपचुनाव से। तीनों ही प्रत्याशियों ने प्रमोद जैन भाया, मोरपाल सुमन शायद पता नहीं, वसुंधरा राजे और नरेश मीणा, तीनों ने ही जनता को धन्यवाद दिया है शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए और उनके लिए घर से निकलने के लिए। मगर मैंने कल भी आपसे कहा था कि अंता उपचुनाव में कम वोटिंग किसके खिलाफ है, किसके पक्ष में है। अगर 80.25 80.25 अगर मतदान प्रतिशत रहा है पिछले चुनाव की तुलना में, जब करीब करीब 81 कुछ था, 1% का मतदान कम हुआ है, तो इतना हाई ऑक्टेन चुनाव में, इतना भारी भरकम प्रचार वाले चुनाव में और इतने नेताओं की प्रतिष्ठा वाले चुनाव में मतों का प्रतिशत क्यों गिरा है। बाकी जगहों पर उपचुनाव में या मुख्य चुनाव में मतों का प्रतिशत बढ़ा है मगर 12 में गिरा है। तो 1% कम नहीं होता है, 1% बड़ा आंकड़ा होता है किसी भी चुनाव उपचुनाव के लिए। ये खतरे की घंटी किसके लिए है पता नहीं, मगर चर्चा करेंगे अपने अपने हिसाब से। अभी भी लोग क्या क्या आकलन कर रहे हैं। मैंने सोचा कि आज फिर से पूछूं कि पत्रकारों ने बातचीत की होगी, लोगों ने बातचीत की होगी, नेताओं ने बातचीत की होगी, अफसरों ने बातचीत की होगी और सटोरियों ने भी बातचीत की होगी। सटोरियों ने कल कहा था कि हम करेक्शन करेंगे, उस करेक्शन के तहत कल उन्होंने अचानक से कहा कि मोरपाल सुमन आगे चल रहे हैं और आज अचानक से कहने लगे हैं कि प्रमोद जैन भाया निकल जाएंगे। प्रमोद जैन भाया के लिए 90,000 लगाओगे तो 1 लाख कमाओगे, इस तरह का भाव चल रहा है। और एक दूसरा भी सटोरियों का ग्रुप है जो हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के इलाके में है, उनका अब भी मानना है कि मोरपाल सुमन निकल जाएगा और नरेश मीणा पहले या दूसरे स्थान पर रह सकते हैं काफी कम अंतर से। मगर नरेश मीणा की जो टीम है या फिर वहां पर जो पत्रकार घूम रहे हैं, जो नौजवान पत्रकार हैं, उनसे भी हमने आज जानने की कोशिश की। वो कह रहे हैं जिस दुकान पे हम जा रहे हैं, जिस घर में हम जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कौन जीतेगा, तो लोग कह रहे हैं नरेश मीणा और कौन। तो ये कंफ्यूजन बहुत बढ़ाने वाला उपचुनाव के एग्जिट पोल कह सकते हैं। अब एग्जिट पोल तो मैंने कल नाम भी नहीं दिया, इसलिए कि खुद मुझे ही कंफ्यूजन है कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, इसलिए सभी लोग अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 65,000 के आसपास नरेश मीणा लेके जा सकते हैं, 55,000 के आसपास मोरपाल सुमन लेके जा सकते हैं और 45,000 के आसपास
प्रमोद जैन भाया तीसरे स्थान पर रख सकते हैं। मगर सटोरिये कह रहे हैं कि भले ही 5000 से निकले, प्रमोद जैन भाया ही निकलेंगे। अब सटोरियों का कॉन्फिडेंस कहां से आया है पता नहीं, मगर अक्सर सटोरिये सही भी होते हैं। उनका आकलन इस तरह से है कि नरेश मीणा के कुछ मीणा वोटों में प्रमोद जैन भाया सेंध लगाने में सफल हो पाए हैं, एससी वोट में ज्यादा सफल नहीं हुए हैं। मुसलमानों ने ध्रुवीकरण किया है आखिरी में जाकर कि कहीं बीजेपी जीत न जाए भाया के पास। ये सटोरियों का आकलन है जो उनका फीडबैक है। और नरेश मीणा ज्यादा वोट धाकड़ समाज से काटते आ रहे हुए नजर आ रहे हैं, केवट समाज के वोट लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी सोच रही थी कि हमारा वोट बैंक है, वो नरेश मीणा लेते हुए नजर आ रहे हैं सटोरियों के अनुसार। इसलिए उनका जो फीडबैक है वो अलग है। और होता क्या है कि जो मूर्धन्य पत्रकार होते हैं या सटोरिये होते हैं, वो नए नेताओं पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। मगर जो नौजवान पत्रकार हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, वो अब भी कह रहे हैं कि नरेश मीणा भले ही 3000 से निकले, 5000 से निकले, निकल जाएगा, प्रमोद जैन भाया तीसरे स्थान पर रहेगा। यानी कि सटोरियों का और नौजवान पत्रकारों का फीडबैक बिल्कुल ही उल्टा है। और इस बीच दावा है वसुंधरा राजे का कि मोरपाल सुमन 4 से 5000 वोटों से जीत रहे हैं। अब उनका भी अपना एक फीडबैक होता है। जो एजेंट जाते हैं वो बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मगर सचमुच इस उपचुनाव में नरेश मीणा ने ऐसा खेल कर दिया है कि हर कोई कंफ्यूज है। देखिए, पानी का इलाका है, वो नदियां बहुत है और मछली पालन भी बहुत होता है, इसीलिए वहां केवट यानी कि मल्लाह समुदाय के लोग भी हैं। और जहां पानी होता है वहां के लोग कमोबेश बिहार जैसे राजनीतिक रूप से बहुत चतुर होते हैं, वरना बहुत कम ऐसे विधानसभा सीटें होंगी जहां पर 80% से मतदान ज्यादा हमेशा होता होगा। उसमें से अंता मंगरोल का इलाका है, वहां कहते कुछ और है, करते कुछ और है, ऐसा आकलन हमारे पत्रकारों का रहा। अब देखिए, कोटा लोकसभा चुनाव में भी नरेश मीणा थे, प्रहलाद गुंजल थे और भारी भरकम चुनाव प्रचार था। उसके बावजूद हमारे बूंदी और कोटा दोनों के संवाददाता कह रहे थे कि ओम बिरला 15 से 20,000 वोटों से निकल जाएंगे। मगर इस बार उनसे भी बात करता हूं, वहां के रिपोर्टर जो गए हैं 2-3 हमारे, तो वो दिन में तो सुबह जिता देते हैं भाया को, दोपहर मोरपाल सुमन को, शाम को नरेश मीणा को। उनसे जितनी बार बात करो उतने तरीके से कहते भाई साहब यहां गया था वो तो ये कह रहा था, भाई साहब यहां गया है तो वो कह रहा था। यानी कंफ्यूजन उनके भी दिमाग में है। अब जो वहां पर वोट हैं वो बटे हैं। गुर्जर समुदाय का वोट काफी निर्णायक होने वाला था। उसमें कहा जा रहा है कि नरेश मीणा करीब 8000 में से 4000 लिए हैं, बाकी 4000 में से प्रमोद जैन भाया के हिस्से भी गया है। और ये जो है ये बीजेपी के कैंडिडेट के लिए खतरे की घंटी है। मगर जो मैंने कल भी कहा था आपसे, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि 5000 के आसपास वोटों से जीत जाएंगे मोरपाल सुमन, जबकि प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा का दावा है कि 10,000 वोटों से हम निकलेंगे। अब देखिए, नाई नाई कितने बाल हुजूर सामने आ जाएंगे, तो अब तो 14 तारीख को सामने आ ही जाएगा और 10 बजे तक स्थितियां क्लियर हो जाएगी। मगर हमारे मन में भी कौतूहल रहता है, आपके मन में भी कौतूहल रहता है। मगर देखिए, नरेश मीणा अगर जीतते हैं तो राजस्थान में जो स्टेटस क्वो है वो तोड़ने में हनुमान बेनीवाल को मदद मिलेगी। राजेंद्र गुढ़ा जैसे नेता हैं जो जातिगत वर्जनाओं को तोड़कर एक तीसरी शक्ति को खड़ा कर सकते हैं। अब वो नरेश मीणा के जीतने हारने को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो कहा है कि बीजेपी जीतेगी और बीजेपी इसलिए जीतेगी कि पर्दे के पीछे से हमने भी मदद किया है। अब किरोड़ीलाल मीणा भी अगर कुछ मीणा वोट बैंक में बीजेपी के लिए मदद कर दिए हों तो फिर नरेश मीणा के लिए मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है। इतनी बड़ी शख्सियत है जो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही, वहां से वो उनके बेटे को 11 बार सांसद रहे, उनकी पकड़ है और अंतर तक है, गहरी पकड़ है और माइक्रो लेवल तक उनका मैनेजमेंट है। तो वो अपने स्तर पर उन्होंने किया, लेकिन
पर्दे के पीछे हमने भी किया है। पर्दे के पीछे हमने भी किया है, पर्दे के पीछे हमने भी किया है मदद। आप देखिए, अगर 1000-2000 से ज्यादा की वक़्त है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की, अगर ऐसा होगा तो फिर बीजेपी के अमरपाल सुमन निकल भी सकते हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, नरेश मीणा जो बात करते हैं कि ये प्रमोद जैन भाया, ओम बिरला, शांति धारीवाल या फिर प्रताप सिंह सिंघवी सब जैन समुदाय के हैं इसलिए एक हैं। सियासत में जातियां मायने नहीं रखती, वरना एक मीणा दूसरे मीणा के साथ होता, एक जाट दूसरे जाट के साथ होता, एक गुजर दूसरे गुजर के साथ होता। हकीकत तो यह है कि वसुंधरा राजे और प्रमोद जैन भाया का जुड़ाव, राजनीतिक जुड़ाव फेविकोल के जोड़ की तरह है। शायद वो नहीं जान रहे होंगे, मगर पहली बार बीजेपी के इतिहास में बहुमत मिलने के बाद भी उर्मिला जैन भाया जिला प्रमुख बनी और सांसद दुष्यंत सिंह के कार्यालय पर पत्थर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फेंका। ऐसा गठबंधन है। गठबंधन ऐसा है कि पिछले 15 साल से झालावाड़ में तय करते हैं प्रमोद जैन भाया कि कैसे वसुंधरा राजे के लोग वहां से जीतेंगे। इस बार सुरेश गुर्जर ने मेहनत क्या की, 5 सालों तक सुरेश गुर्जर और उनके कार्यकर्ताओं की जो स्थिति हुई है, प्रमोद जैन भाया और वसुंधरा राजे ने मिलकर ही तो की थी। पता नहीं सुरेश गुर्जर को वो दिन याद होगा या नहीं होगा, अब तो विधायक बन गए हैं। जब मेरे दफ्तर में आए थे और बता रहे थे अत्याचार की वो इंतहा। तो मैं कह रहा हूं कि ये दोनों एक ही हैं, जीते कोई दोनों में से ही रहेगा। देखिए, कंवरलाल मीणा को जिताने तो लोगों ने घर से निकले क्योंकि सबको प्रमोद जैन भाया को हराना था, वरना कंवरलाल मीणा कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं थे, वरना जो भाया का विरोध था कम से कम 20,000 से हारते। इसलिए वो चुनाव भी मिलीजुली का खेल था, मगर जनता तय कर लेती है तो सब कुछ हवा की तरह उड़ जाता है, आंधी की तरह लपाता हो जाता है। पर वसुंधरा राजे ने भी धन्यवाद दिया है। भजनलाल शर्मा को देना चाहिए था या अमरपाल सुमन को? आज जिस उत्साह और उमंग के साथ देखिएगा, और जिस शांतिपूर्ण भजनलाल शर्मा के भाषण को लेकर बहुत सारे पत्रकारों को बहुत सारे आपत्तियां रहती हैं, मगर ये धन्यवाद भी दे रही हैं पढ़ पढ़कर। मगर ये राजनीति के अशोक गहलोत हुए, वसुंधरा राजे हुए, राजनीति के ये कुलीन वर्ग हैं, बुर्जुआ वर्ग हैं, सामंत हैं कि देखकर ये पढ़ते भी हैं धन्यवाद भी, तो कोई पत्रकार कभी सवाल नहीं उठाता है। मगर देखा आपने, पूरा धन्यवाद इन्होंने 2 लाइन का जनता का धन्यवाद भी बिना पढ़े नहीं दे रही हैं। मगर भजनलाल शर्मा गरीब घर का बेटा है तो आपत्तियां जल्दी हो जाती है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के लिए राजस्थान के पत्रकारिता जगत में सब कुछ क्षम्य है। खैर, ये नरेश मीणा है, ये भी धन्यवाद देते हुए नजर आए। धन्यवाद आभार कि मुझे जिस तरह का भरपूर प्यार उनका की जनता ने दिया, सर्व समाज ने मुझे जो प्यार आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं जिंदगी भर अंता मांग और शेषवाड़ी और समस्त अंता विधानसभा के जनता का आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले धन्यवाद देने वाले में नरेश मीणा थे और उनके चेहरे पे खुशी भी दिखाई दे रही थी। और आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो चेहरे पर संतोष था। इनको अभी भी भरोसा है कि मैं तो जीतूंगा ही, पर अगर ये ना जीते तो बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि 3 चुनाव हारने के बाद अब इनका क्या भविष्य है। अब इनका क्या भविष्य है ये जानने के लिए लोग गोविंद सिंह डोटासरा से पूछे। डोटासरा ने कहा कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना ये जीतेंगे, ना कभी कांग्रेस के लिए दरवाजे खुलेंगे। इनसे सुनिए एक बार ये क्या कहते हैं। कांग्रेस में उनको लिया जाता है, कोई मतलब नहीं, मन मुताबिक कोई क्वेश्चन बढ़ा जीत रखने 9 मन वो क्या तेल होगा। डोटासरा ने कहा कि ना 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 तो वो जीत रहा है और ना हम कांग्रेस में लेंगे, अपने मन से चलने वाला है, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। सचिन पायलट से भी पूछा गया कौन जीतेगा अंता में। कल अजमेर में उन्होंने कहा प्रमोद जैन भाया। आज भी कहे कि प्रमोद जैन भाया भले ही कांटे का चुनाव हो। वो सरकार इसको संभाल नहीं पा रही है। हम सबने मिलकर मेहनत करी है और बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सब कुछ उन्होंने वहां कर लिया। लेकिन मुझे लग रहा है वहां पर कंटेस्ट होगा, लेकिन अंत में जीत कांग्रेस पार्टी की।
अब कांग्रेस को भरोसा है कि जीतेंगे तो प्रमोद जैन भाया ही, मगर सरकार को भरोसा है कि मोरपाल सुमन निकल जाएंगे और भजन लाल शर्मा की इज्जत बच जाएगी। अगर ये हारती है सीट बीजेपी तो बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ राजनीतिक गलतियां भी हुई है। अब जिस तरह से कल राजस्थान तक पर दबाव बनाया गया, जयपुर से लेकर अंता तक में धमकाया गया मुकदमा दर्ज करने के लिए, रिपोर्टर्स से कहा गया कि उसकी वजह से वहां नरेश मीणा बैठा हुआ है धरने पर, वो बीजेपी के सपोर्टरों का गांव है, तो मुझे लग रहा है कि एक बेचैनी तो है वहां पर, एक बेचैनी तो है कि नरेश मीणा कहीं बीजेपी का वोट तो नहीं काट रहा है। ये हकीकत भी है, उन्होंने दोनों का वोट काटा है। इसलिए कांग्रेस के इस इल्जाम में कोई दम नहीं है कि बीजेपी की तरफ से ये खड़े हैं, जैसा कि अशोक चांदना और गोविंद सिंह डोटासरा ने ये आरोप लगाया था। पर अब लौटते हैं दूसरी सियासी खबरों की तरफ। भजन लाल शर्मा के यहां से कहा गया कि लगातार आज मीटिंगों में व्यस्त रहे। ऐसी खबर आई थी कि कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। चुनाव संपन्न होने से पहले यह खबर चलने लगी कि कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। खबर यह भी चलने लगी कि बैठक में ही सबसे इस्तीफा ले लिया जाएगा और नया मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। मगर आज पता नहीं दिल्ली से संदेश आया क्या कि अभी इसमें कुछ और वक्त लगेगा और कैबिनेट की बैठक टल गई। सरकार ने कहा कैबिनेट की बैठक थी ही नहीं, पत्रकारों ने गलत चला दिया था। अब जो भी हुआ हो, मगर अब ये अवसंभावी है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल जो है वो करीब करीब निश्चित है और जब भी कैबिनेट की अगली बैठक होगी उसमें शीतकालीन सत्र जो दिसंबर में शुरू होगा उससे पहले इस्तीफे ले लिए जाएंगे और नए मंत्री बनाए जाएंगे। इससे पहले नए मुख्य सचिव भी आएंगे। अब लोग कह रहे हैं कि सुधांशु पंत गए क्यों? अशोक गहलोत ने कहा पंत का मन तब भी यहां नहीं लगता था जब हमारे पास यहां था। पंत का मन तो लगता ही था और दूसरे कार्यकाल में उनके आने में इसलिए देरी हुई कि सुधांशु पंत 2018 से पहले अशोक गहलोत को छोड़कर सचिन पायलट के करीबी हो गए थे। उन्हें वापस 2 साल लगा अशोक गहलोत का भरोसा जीतकर वापस लौटने में राजस्थान में, और उसके बाद महेश जोशी से जल संसाधन विभाग में टकराव होता रहा टेंडर को लेकर। अच्छा हुआ इनका मन राजस्थान में नहीं लगा, दिल्ली में लगा, वरना ये भी जेल में होते महेश जोशी की तरह इतने घोटाले हुए जल संसाधन विभाग में, या फिर ये भी सुबोध अग्रवाल जी की तरह कहीं पैरवी लगा रहे होते कि हमें बचा लेना। अच्छा हुआ ये दिल्ली चले गए। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सवाल उठाया कि जो टास्क दिया गया था वो पूरा नहीं कर पाए, तो क्या कांग्रेस के समय मुख्य सचिवों को टास्क दिया जाता था? टास्क में क्या था? निरंजन आर्य अपनी पत्नी संगीता आर्य को आरपीएससी का सदस्य बनाएंगी। अब बताइए, उन्हें बुलाया जा रहा है एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा कि यूआरओ परीक्षा में जो पेपर लीक की जांच करनी है, जो आरोप लगे हैं उसके लिए आप हाजिर होइए, तो 15 दिन का वक्त मांग रही हैं। अरे हमारे ऊपर तो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत सरकार के दौरान मुकदमा हुआ था, हमें तो जितने बजे बुलाया जाता था हम उतने बजे पहुंचते थे, जिस थाने में बुलाया जाता था उस थाने में पहुंचते थे, कई बार तो वक्त से पहले पहुंच जाते थे, जितने देर बैठाया जाता था उतने देर बैठते थे हमने पूरे समय दोनों ही सरकारों में जांच में सहयोग किया था। अब संगीता आर्य वक्त क्यों मांग रही है? क्या वकीलों से चर्चा के लिए? पता नहीं, मगर कह रही है कि मैं इंटरव्यू में व्यस्त हूं इसलिए वक्त मांगा है। पता नहीं उनके जमाने में क्या टास्क दिया जाता होगा मुख्य सचिव को, मगर मुख्य सचिव का पद देखिए गोल्डन जीरो का होता है, मतलब कोई काम होता नहीं है और ब्यूरोक्रेसी के आप मुखिया भी होते हैं, जिम्मेदारी होती है, मगर कोई माने ना माने, क्योंकि अफसरों के जो सीआर है वो भी एसीआर जो है वो मुख्यमंत्री ही भरते हैं, इसलिए मुख्य सचिव का पद जिम्मेदारी भरा होता है पर बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। मगर सुधांशु पंत और भजन लाल शर्मा के बीच टकराव की खबरें आती रहती थी और शिखर अग्रवाल और सुधांशु पंत के बीच भी टकराव की खबरें आती रहती थी। इसलिए हो सकता है कि दिल्ली ने तय किया हो कि दोनों में से एक रहे तो बेहतर है, या फिर सुधांशु पंत ने ही तय किया हो कि हमारा चला जाना ही ठीक है, क्योंकि
स्वाभिमानी अधिकारी के लिए जलालत जैसे विभाग संभालना ठीक नहीं होता, पर जो भी हुआ ये भजनलाल सरकार की इमेज के लिए ठीक नहीं हुआ। अब कोई नया मुख्य सचिव आके उसे सुधारता है तो पता नहीं, क्योंकि इतना था कि सुधांशु पंत की इमेज एक कड़क अफसर के साथ साथ एक सरकार के अंदर पारदर्शिता और ईमानदारी लाने वाले अधिकारी के रूप में हो गई थी, जिसकी कमी वहां पर खलेगी। ये तो पुरानी तस्वीर है, मगर आज भी वो मीटिंग में बैठे हुए थे। आज के भी कई तस्वीरों में वो दिखाई दिए, और आज की जो तस्वीर लगी हुई थी उसमें थोड़े से वो उखड़े उखड़े से नजर आ रहे थे। और ये जब मुख्य सचिव गए नहीं थे, तब जब वहां से तस्वीर जारी होती थी मुख्यमंत्री निवास से, तब पूरी तस्वीर जारी होती थी इनके बैठे होने का। मगर आज जो तस्वीर जारी हुई है उसमें थोड़े से वो कटे कटे से नजर है। ये आज की तस्वीर है, आप समझ सकते हैं कि जाने वाले का चेहरा कैसा होता है। और ये आज की तस्वीर है जहां पर वो अपने मोबाइल में लगे हुए हैं और शिखर अग्रवाल जो हैं कमांड में हैं। खैर, ये मुख्यमंत्री का जो सेक्रेटरी होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, जो भी हो वही कमांड करता है, क्योंकि राज्य में सारी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास ही होती है। पर कांग्रेस के लिए भी अच्छा दिन रहा आज। मैंने एक बदलाव देखा कि सचिन पायलट ने भी जो तस्वीर लगाई है अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, उसमें अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा दिखाई दे रहे हैं, और अशोक गहलोत ने भी जो तस्वीर लगाई है उसमें तीनों नेता दिखाई दे रहे हैं। वरना अशोक गहलोत का जो तस्वीर जारी होती थी उसमें सचिन पायलट को काट के जारी किया जाता था। ये सचिन पायलट जब मीटिंग में पहुंचे थे तो तुका भवन में तब की तस्वीर है। ये जारी किया है सचिन पायलट ने, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट दोनों बात कर रहे हैं और अशोक गहलोत के एंटीना खड़ा है। बातचीत क्या हो रही है, अशोक गहलोत के जो मीडिया वाले होते हैं, चाहे शशिकांत हो चाहे ऋषभ हो, वो बिल्कुल पीछे ही बैठे रहते हैं, वो पूरा ध्यान रखते हैं क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत को ब्रीफ भी तो करना पड़ता है। पर एक अच्छी तस्वीर नजर आई। अब एसआईआर में देखिए, बिहार में मैंने बहुत सारे पत्रकारों से बातचीत की और बिहार के लोगों से बातचीत की। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। एसआईआर में व्यक्तिगत स्तर पे कांग्रेस के नेताओं को चौकन्ना रहना होगा, मेहनत करनी होगी। अब बार बार सचिन पायलट कहते हैं कि गरीबों मजदूरों को वंचित किया जाएगा। इस देश में वोट डालने के लिए अमीरों से ज्यादा सजग गरीब हैं। आप देख लीजिए अंता और मंगरोल के इलाके में, शहरों में ही लोग वोट डालने नहीं निकलते हैं। इसलिए जिस तरह से बढ़ चढ़ के बिहार में लोग एसआईआर का फॉर्म जमा कराए हैं, मुझे लगता है कि कोई गरीब जो है आजकल इसमें कोताही बरतेगा। जो वोट डालता रहा है उसके लिए एक मौका है कि अगर नहीं जुड़ा है नाम तो जुड़वा सकता है। इसलिए लोगों में एसआईआर को लेकर रैली जो हो रही है, राजस्थान से भीड़ लेके जाएंगे, समय की बर्बादी है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आंदोलन किया जा सकता है, जिससे अछूती है कांग्रेस। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है किसी मुद्दे पर कोई आंदोलन भी करना है क्या। बस सोशल मीडिया पकड़ लिया है, मीडिया पकड़ लिया है, खूंटे पर बंधे हुए पत्रकार हैं जो चले जाते हैं, फिर वो माइक लगा देते हैं, ये बयानबाजी कर लेते हैं, सो जाते हैं, कोरम पूरा हो जाता है। कोरम ऐसे पूरा नहीं होता है, जनता के बीच रहकर संघर्ष करना पड़ता है। पर ये तस्वीर अगर 2028 तक यूं ही जारी रहे तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष फिर से बनाने में लगे हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को किसी भी सूरत में शायद हटाने का कोई कार्यक्रम चल रहा हो, लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। पता नहीं कितना सच है या झूठ है, पर आखिरी फैसला तो दिल्ली से होना है। कई लोग कह रहे हैं कि जयपुर में जिलाध्यक्ष जैसे पद को लेकर भी बहुत सारी सौदेबाजियां हो रही है। अब पता नहीं सच्चाई क्या है, मगर कांग्रेस में इस तरह के आरोप लगते रहते हैं और इसी वजह से ये पार्टी हलकान हुई है। हमारी नजर रहेगी अंता उपचुनाव को लेकर और राजस्थान की सियासी खबरों को लेकर। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।